Hi my dear students, कैसे हो आप सब? I think all of you are very busy in your last minute revision for your NEET exam क्योंकि बस ओनली 5 दिन रह गए हैं आपका नीट एग्जाम के लिए। ऐसे में मैंने सोचा आपको इस वीडियो के थ्रू अपना हेल्प भी आपको दे दूं बिकॉज यू नो आई एम डेडिकेटेड टू योर सर्विस। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर से नीट के क्वेश्चंस और आज हम जाएंगे रिवर्स मोड में। 2022 का क्वेश्चन पहले डिस्कस होगा, उसके बाद ग्रेजुअली एंड स्लोली वी विल गो टू 2016 नीट एग्जाम क्वेश्चन फ्रॉम सरफेस केमिस्ट्री। शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले आपसे हाथ जोड़ के हर बार की तरह रिक्वेस्ट करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन 2022 नीट एग्जाम के है, उसको मैंने लिखा है। ये क्वेश्चन जो है कोएगुलेशन टॉपिक से है। इसमें कहा गया है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 में बोल रहा है इन द कोएगुलेशन ऑफ ए नेगेटिव सॉल्ट द फ्लोकालेटिंग पावर ऑफ द 3 गिवन आयंस इज इन द ऑर्डर दिस। इससे पहले कि इसका सही गलत हम जो है जांच करें, थोड़ा सा थ्योरी मैं आपको बताऊंगी। थ्योरी आपने थंबनेल में पढ़ाई होगा कि मैंने क्वेश्चन के सिर्फ आंसर ही नहीं देना है, आपको थ्योरी भी बताना है। तो कोएगुलेशन क्या है, बहुत छोटा सा ब्रीफली मैं आपको बताऊंगी। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एग्रीगेटिंग टुगेदर द कोलॉइडल पार्टिकल्स टू चेंज देम इनटू लार्ज साइज पार्टिकल्स which settle down as precipitate। इसी को हम कोएगुलेशन बोलते हैं। तो कोएगुलेशन ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर जनरली डन बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। आप सबको पता है कि कोलॉइडल पार्टिकल्स के अंदर कोई एक टाइप का चार्ज होते हैं, या तो वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं या तो वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं इनका कोएगुलेशन के लिए, तो कोलॉइडल पार्टिकल्स क्या करते हैं। अब कोएगुलेशन टॉपिक से थोड़ा सा आपको हार्डी स्कूल्स लॉ के बारे में भी बताना है, क्योंकि उसी लॉ के ऊपर बेस करके इस क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। हार्डी स्कूल्स लॉ क्या था, उनका लॉ का पहला पॉइंट ये है कि इफेक्टिव आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट आर दोज व्हिच कैरी ए चार्ज ऑपोजिट टू द चार्ज ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स। और ये जो आयन है इसी को ही हम बोलते हैं कोएगुलेटिंग आयन या तो फ्लोकालेटिंग आयन। सपोज आपका जो कोलॉइडल सॉल्ट है उसमें जो पार्टिकल्स है वो अगर नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो जो इलेक्ट्रोलाइट अब ऐड कर रहे हो इस कोलॉइडल सॉल्यूशन का कोएगुलेशन के लिए, तो इलेक्ट्रोलाइट में से जो पॉजिटिव आयन होगा वही होगा यहाँ पे कोएगुलेटिंग आयन। तो हार्डी स्कूल्स लॉ में क्या बताया गया है कि ये जो कोएगुलेटिंग आयन या तो फ्लोकालेटिंग आयन है, इसका चार्ज मतलब वैलेंसी जितना ग्रेटर होगा उतना ही ग्रेटर होगा इसका कोएगुलेटिंग पावर। सो ये दो पॉइंट थे हार्डी स्कूल्स के लॉ में। अभी देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है कि नेगेटिव सॉल्ट है और उसमें फ्लोकालेटिंग पावर ऑफ द 3 गिवन आयंस इज इन दिस ऑर्डर। इट इज करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। बिकॉज अगर नेगेटिव सॉल्ट है तो पॉजिटिव आयन ही इलेक्ट्रोलाइट का होगा, फ्लोकालेटिंग आयन या तो कोएगुलेटिंग आयन, और ग्रेटर इज इट्स चार्ज मतलब ग्रेटर इज द वैलेंसी, ग्रेटर विल बी इट्स कोएगुलेटिंग पावर। सो एल्यूमिनियम आयन का चार्ज यहाँ पे सबसे ज्यादा है, उसके बाद बेरियम आयन का, उसके बाद सोडियम आयन का। तो ये ऑर्डर बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इन द कोएगुलेशन ऑफ ए पॉजिटिव सॉल्ट the flocating power of the 3 given salts is in the order। हार्डी स्कूल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर सॉल्ट पॉजिटिव सॉल्ट है, दैट मीन्स कोलॉइडल पार्टिकल्स आर कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इन इलेक्ट्रोलाइट में से जो कोएगुलेटिंग आयन है वो कौन होगा, एनायन होगा। सो एनायन में से आप देखिए क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन और फॉस्फेट आयन में से सबसे ज्यादा वैलेंसी मतलब चार्ज किसका है, फॉस्फेट आयन का। फॉस्फेट आयन का चार्ज है -3, सल्फेट आयन का चार्ज है -2 और क्लोराइड आयन का चार्ज है -1। सो द कोएगुलेटिंग पावर ऑफ फॉस्फेट आयन विल बी द ग्रेटेस्ट, देन इट विल बी सल्फेट आयन, देन इट विल बी क्लोराइड आयन। सो ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। सो ये जो ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये देखो ऑप्शन 4 ही करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट एग्जाम 2021 स्टूडेंट्स। लगभग हर साल में सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर से एक से ज्यादा क्वेश्चंस जो है नहीं आते हैं। Only in 2019, 2016, I think there are more than one questions.
सो ये क्वेश्चन देख लीजिए कि द राइट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट क्या है, टिंडल इफेक्ट इज एग्जिबिटेड बाय, आपको ये 4 सॉल्यूशन दिए हुए हैं, इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो आपको पता ही है ये क्वेश्चन बहुत इजी है, NaCl सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन एंड यूरिया सॉल्यूशन, these 3 are true solutions, they don't exhibit Tyndall effect. Tyndall effect will be exhibited by only starch solution. So starch solution को पहले हम टिक कर देते हैं। क्यों स्टार्च सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट को एग्जिबिट करेगा, बिकॉज स्टार्च सॉल्यूशन इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। टिंडल इफेक्ट जो है कोलॉइडल सॉल्यूशन ही शो कर सकते हैं। क्या है टिंडल इफेक्ट? इट इज द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय द कोलॉइडल पार्टिकल्स when light passes through the colloidal solution. उसका पाथ जो है विजिबल हो जाता है ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय द कोलॉइडल पार्टिकल्स, जो ट्रू सॉल्यूशन में नहीं होता है। सस्पेंशन भी टिंडल इफेक्ट शो करते हैं और कोलॉइडल सॉल्यूशन भी टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। सो यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी से टिप मैं आपको दे दूं कि ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है। द बेसिक डिफरेंस इज इन द पार्टिकल साइज। जो ट्रू सॉल्यूशन है उसमें पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर। इन कोलॉइडल सॉल्यूशन द पार्टिकल साइज इज इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 nanometer, and in suspension the particle size is greater than 1000 nanometer. This was the theory tip to you from this question. ये क्वेश्चन नीट एग्जाम 2020 का है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेजरिंग जीटा पोटेंशियल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग which property of the colloidal solution? Is it viscosity, solubility, stability of the colloidal particles और size of the colloidal particles? आंसर तो 1 सेकंड में ही बता दिया जाता है, पर इसके पीछे जो थ्योरी है पहले वो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी, बिकॉज एज आई प्रॉमिस्ड थ्योरी मैं डिस्कस करूंगी यहाँ पे। तो जीटा पोटेंशियल में जाने से पहले मैं पहले आपको बताना चाहूंगी कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स है वी ऑल नो दैट दे कैरी ईदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो ये जो चार्ज का ओरिजिन है इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज है। तो सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑन ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल इज प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन्स बाय द कोलॉइडल पार्टिकल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन। जब कोई आयोनिक कोलॉइड, जैसे कि सपोज सिल्वर आयोडाइड का हम प्रिपरेशन कर रहा है, तो सिल्वर आयोडाइड का प्रिपरेशन करने के लिए अगर हम सपोज की AgNO3 सॉल्यूशन में Ki सॉल्यूशन को ऐड कर रहा है, Ki सॉल्यूशन इज एडेड टू AgNO3 सॉल्यूशन व्हेन Ki सॉल्यूशन इज इन लिटिल एक्सेस। Ki सॉल्यूशन अगर थोड़ा सा एक्सेस में होगा तो इनका रिएक्शन में Ki प्लस AgNO3 बनेगा AgI प्लस KNO3। अब AgI का तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। When AgI जो कि एक आयनिक कोलॉइड फॉर्म करने जा रहा है, वो जब Ki थोड़ा सा एक्सेस में होगा तब वो क्या करेगा, अपना ही लैटिस का एक कॉमन आयन को इलेक्ट्रोलाइट में से अपना सरफेस में एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट आपका Ki है जो कि थोड़ा सा एक्सेस में है और इसमें 2 टाइप का आयन है, एक तो Ag प्लस है, एक I माइनस है। तो इसमें से कॉमन आयन Ki का I माइनस को ये अपना सरफेस में एब्जॉर्ब कर लेगा और जिसके कारण ये क्या फॉर्म करेगा, नेगेटिवली चार्ज सॉल्व फॉर्म करेगा। और अगर ये जो आयनिक कोलॉइड है इसको हम प्रिपेयर करते हैं बाय एडिंग सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन टू Ki सॉल्यूशन, तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्लाइटली एक्सेस में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो AgI है बनेगा तो AgI और KNO3 रिएक्शन हो तो सेम ही होगा, लेकिन यहाँ पे AgNO3 एक्सेस में है। सो क्या होगा, ये जो प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स है इनमें 2 आयन है, तो Ag प्लस है, एक I माइनस है। पहले Ki एक्सेस में जब था तब उसने I माइनस को एब्जॉर्ब कर लिया था और नेगेटिव सॉल्व का फॉर्मेशन हुआ था। अब वो क्या करेगा, AgNO3 एक्सेस में है तो वो क्या करेगा, Ag प्लस आयन को अपना सरफेस में एब्जॉर्ब कर लेगा और पॉजिटिव सॉल्व को फॉर्म करेगा। सो ये जो 2 सिचुएशन में 2 टाइप का सॉल्व बनेगा, एक टाइप का सॉल्व होगा नेगेटिव, एक टाइप का सॉल्व होगा पॉजिटिव। इसको मैं डायग्रामेटिकली आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए ये 2 डायग्राम मैंने बना लिया। तो यहाँ पे देखिए जो AgI के प्रेसिपिटेट के पार्टिकल जब Ki एक्सेस में था तो I माइनस को अपना सरफेस में एब्जॉर्ब कर लिया और K प्लस मीडियम में रह गया। सो मीडियम को क्या मिलेगा, एन इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज डिस्पर्शन मीडियम को मिल जाएगा।
इन द सेम मैनर जब AgNO3 एक्सेस में है तो AgI के प्रेसिपिटेट अपना जो आयन्स है उन्हें कॉमन आयन Ag प्लस को एब्जॉर्ब कर लेगा और ये पॉजिटिव सॉल्व बना देगा बिकॉज इसका चारों तरफ में पॉजिटिव चार्ज बन गया है। और मीडियम में क्या हो जाएगा, NO3 माइनस रह जाएगा जिसको हम काउंटर आयन बोलेंगे। यहाँ पे K प्लस काउंटर आयन है, यहाँ पे NO3 माइनस काउंटर आयन है। सो मीडियम को एक इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज मिल जाएगा। तो इस तरह से आपके कॉलॉइडल पार्टिकल्स के अंदर चार्ज का रीजन ऑफ चार्ज इस तरह से इस थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया है, प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो ये तो हो गया आपका किस तरह से चार्ज आ रहा है। इसके बाद हम जीटा पोटेंशियल में जा रहा है। जीटा पोटेंशियल क्या है, जीटा पोटेंशियल एक्सप्लेन करने के लिए मैं फिर से डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो देखिए, इन द फर्स्ट केस जब Ki एक्सेस में था, AgI के प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स Ki जो कि इलेक्ट्रोलाइट था एक्सेस में था, उसमें से I माइनस को अपना सरफेस में एब्जॉर्ब कर लिया। तो I माइनस का ये जो लेयर है इसका नाम है फिक्स्ड लेयर। ये फिक्स लेयर हिलेगा नहीं है। I माइनस का ये फिक्स लेयर बनते ही ये क्या करेगा, जो मीडियम है, जो डिस्पर्शन मीडियम है जिसमें ये काउंटर आयन K प्लस भी प्रेजेंट है, ये फिक्स लेयर क्या करेगा, काउंटर आयन को अट्रैक्ट करेगा। काउंटर आयन को जैसे अट्रैक्ट करेगा, जो सेकंड लेयर यहाँ पे बनेगा, इस लेयर को हम मोबाइल या तो डिफ्यूज लेयर बोलेंगे बिकॉज ये इतना फिक्स नहीं होगा, ये हिलेगा। तो ये जो दो लेयर बना है इसको कहा जाता है हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अब ये जो दो लेयर है, जाहिर सी बात है इसमें चार्ज अलग अलग है तो दोनों के बीच में, दो लेयर के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस भी एग्जिस्ट करेगा। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को कहा जाता है इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। तो इसका मेजरमेंट इसलिए यूजफुल है कॉलॉइडल सॉल्यूशन के लिए बिकॉज ये जो सरफेस में एक पर्टिकुलर आयन एब्जॉर्ब हो गया, इसके वजह से कॉलॉइडल सॉल्यूशन में क्या आया, स्टेबिलिटी आया। बिकॉज ये सारे ही प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर टाइप का जो है चार्ज से अगर सराउंडेड होगा तो ये आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं कर पाएगा, दे विल रिपेल ईच अदर एंड दैट्स हाउ दे विल बी स्टेबल आल्सो। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉलॉइडल पार्टिकल्स, ये ऑप्शन करेक्ट है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नीट एग्जाम 2019। इसमें ये कहा गया कि करेक्ट ऑप्शन रिप्रेजेंटिंग ए फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म इज, इनमें से आपको चूज करना है व्हिच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप देखिए यहाँ पे फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म मैंने ग्राफ बना लिया। पहले मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ व्हाट इज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। इट इज ए ग्राफ बिटवीन द अमाउंट ऑफ द गैस एब्जॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ द सॉलिड एड्सॉर्बेंट, जिसको हम x/m बोलते हैं। अगर m ग्राम आपका सॉलिड एड्सॉर्बेंट है, उसमें x ग्राम गैस अगर एड्सॉर्ब हुआ तो पर ग्राम एड्सॉर्बेंट कितना गैस एड्सॉर्ब हुआ, x/m। इसको एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी कहा जाता है। सो x/m वर्सेस द प्रेशर। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो जो लो प्रेशर होगा, आप देख पा रहे हो लो प्रेशर में जो ग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और जो इंटरमीडिएट रीजन है उसमें इस टाइप का है जो कि AB से हमने दिखाया है आपको। और ये जो पॉइंट है बी पॉइंट, ये बी पॉइंट में जो प्रेशर है उसको हम बोलेंगे सैचुरेशन प्रेशर बिकॉज यहां तक तो x/m ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ है और x/m हैज रीच्ड इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट दिस पॉइंट B। और ये जो पॉइंट B है इसमें जो प्रेशर है इसको PS से हमने रिप्रेजेंट किया, इसका नाम है सैचुरेशन प्रेशर। इसके आगे प्रेशर चाहे कितना भी बढ़ाओ, x/m का कोई चेंज नहीं होगा, x/m विल रिमेन अनचेंज्ड। तो यहाँ पे देखिए how x/m is varying with pressure, that we can see easily from the graph. In the low pressure region you can see x/m is directly proportional to P. That means x/m will be equal to K into P to the power 1. At high pressure x/m जब P के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं कि x/m is proportional to P to the power 0. That means x/m is equal to K into P to the power 0. तो इंटरमीडिएट रीजन जो कि AB से दिखाया गया है ग्राफ में, उसमें जो x/m है वो प्रेशर के साथ किस तरह से डिपेंड करेगा। When the pressure is intermediate, neither low nor high, then x/m
will be proportional to p to the power 1 by n. तो अगर हम इज इक्वल टू साइन लाते हैं यहाँ पे, तो x by m will be equal to constant k into p to the power 1 by n. तो ये जो 1 by n है, इसकी वैल्यू तब कौन सा रेंज में होगा? 1 by n की जो वैल्यू है that will be in between 0 and 1. तो दैट मीन्स ये फ्रैक्शन होगा. सो इनमें से कौन सा ऑप्शन तब करेक्ट होगा? इनमें से फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्योंकि 1 by n का जो वैल्यू है ये 0.1 से लेकर के 0.5 तक इसका रेंज है. तो यहाँ पे 0.3 विच इज अ फ्रैक्शन विच इज इन बिटवीन 0 and 1. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. बाकी ये जो है काफी ग्रेटर है, ये माइनस में है, ये भी माइनस में है. दीज आर नॉट द करेक्ट ऑप्शंस. सो ये नीट एग्जाम 2019 का दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट. इसमें ये पूछा गया है which mixture of the solutions will lead to the formation of negatively charged colloidal sol AgI बाहर में I माइनस, मतलब AgI के प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स I माइनस को एब्जॉर्ब करेगा और सॉल फॉर्म करेगा. तो इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. तो देखिए थ्योरी ये है कि जो इलेक्ट्रोलाइट आप ऐड कर रहे हो, जिसमें से आपका जो AgI के प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स है, अगर वो नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल सॉल्व फॉर्म करेगा तो डेफिनेटली जो आयन वो अपना सरफेस में एब्जॉर्ब करेगा दैट शुड बी द नेगेटिव आयन. तो यहाँ पे Ai और AgNO3 के बीच में रिएक्शन होकर के AgI का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है. AgI का प्रेसिपिटेट में जो दो आयन है दे आर Ag प्लस एंड I माइनस. तो यहाँ पे AgI के जो प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स है वो अपना सरफेस में अगर I माइनस को एब्जॉर्ब करेगा तो वो नेगेटिव सॉल बनाएगा. सो यहाँ पे Ki जो है शुड बी इन लिटिल एक्सेस. तो आप देखिए ऑप्शन 1 में 50 मिलीलीटर 0.1 मोलर AgNO3, 50 मिलीलीटर 0.1 मोलर Ki. तो Ki और AgNO3 का मोलरिटी जो है सेम है, अमाउंट भी सेम है. सो यहाँ पे कोई सॉल नेगेटिवली चार्ज या तो पॉजिटिवली चार्ज नहीं बनेगा. दूसरा ऑप्शन में देखिए 50 मिलीलीटर 1 मोलर AgNO3, 50 मिलीलीटर 1.5 मोलर Ki. इसमें बनेगा नेगेटिवली चार्ज सॉल्व, बिकॉज यहाँ पे देखिए Ki का जो कंसेंट्रेशन है दैट इज लिटिल हायर देन द कंसेंट्रेशन ऑफ AgNO3, और इसी वजह से कंसेंट्रेशन हाई होगा तो K प्लस आयन I माइनस आयन वो भी ज्यादा होंगे सॉल्यूशन में. इसीलिए जो AgI के प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स है वो Ki में से I माइनस को अपना सरफेस में एब्जॉर्ब करके जो नेगेटिवली चार्ज सॉल्व है AgI I माइनस इसको फॉर्म करेगा. अब ऑप्शन सी और डी को देख लीजिए. सी में क्या बताया गया है? 50 मिलीलीटर 1 मोलर AgNO3, 50 मिलीलीटर 2 मोलर Ki. तो यहाँ पे एक चीज आपको जो है समझना है और जानना भी है, इट इज फॉर योर नॉलेज, कि अगर इलेक्ट्रोलाइट जो आप ऐड कर रहे हो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशन, उस इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन अगर बहुत ज्यादा होगा, इन दैट केस कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा, कोएगुलेशन हो जाएगा. तो यहाँ पे Ki का कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर है, जस्ट डबल दैट ऑफ AgNO3. दैट इज वाई यहाँ पे AgI का जो प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स है उनका कोएगुलेशन होकर के वो एज प्रेसिपिटेट नीचे सेटल डाउन कर जाएगा. AgI का कोलॉइडल सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं बन सकते हैं. फोर्थ ऑप्शन में देख लीजिए 50 मिलीलीटर 2 मोलर AgNO3 और 50 मिलीलीटर 1.5 मोलर Ki. यहाँ पे AgNO3 एक्सेस में है, Ki एक्सेस में नहीं है. तो AgNO3 अगर एक्सेस में होगा तो AgI के प्रेसिपिटेट के जो पार्टिकल्स है वो क्या करेगा? Ag प्लस आयन को अपना सरफेस में एब्जॉर्ब करके पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व बना लेगा. तो आपको तो पूछा गया नेगेटिव सॉल्व बनाना है, तो इसीलिए ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है. सो which option will be correct? Option B will be the correct option. अब सॉल्व करती है नीट एग्जाम 2018 के क्वेश्चन स्टूडेंट. इसमें बोल रहा है कि on which of the following properties does the coagulating power of an ion depend? पहला ऑप्शन है the magnitude of the charge on the ion alone. सेकेंड ऑप्शन है साइज ऑफ द आयन एलोन. थर्ड ऑप्शन है बोथ मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज ऑन द आयन. फोर्थ ऑप्शन है द साइन ऑफ द चार्ज ऑन द आयन एलोन. तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन पहले मैं बता देती हूँ आपको सी होगा, बोथ मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज ऑन द आयन. बिकॉज हार्डी स्कूल्स जो लॉ है उस लॉ में क्या बताया गया है? लॉ में यही बताया गया कि इलेक्ट्रोलाइट जो आप ऐड कर रहे हो कोलॉइडल सॉल्यूशन का प्रेसिपिटेशन के लिए, उस इलेक्ट्रोलाइट में उस आयन को इफेक्टिव आयन कहा जाएगा
जो कि कोएगुलेट करेगा, जिसको हम कोएगुलेटिंग आयन या तो फ्लोकलेटिंग आयन कहते हैं, जिसका चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स का जो चार्ज है उसका ऑपोजिट होना चाहिए। कोलॉइडल पार्टिकल्स के चार्ज अगर पॉजिटिव है तो उसका चार्ज नेगेटिव होना चाहिए, कोलॉइडल पार्टिकल्स के चार्ज अगर नेगेटिव है उसका चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए। तो चार्ज पे भी डिपेंड कर रहा है, मतलब साइन पे भी डिपेंड कर रहा है, मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड कर रहा है। ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द कोएगुलेटिंग आयन, ग्रेटर इज इट्स कोएगुलेटिंग पावर। ये तो हमने हार्डी-स्पूल्स लॉ का सेकेंड पॉइंट में जान लिया। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नीट 2017 का क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? दैट मींस इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है। पहला स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है, बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज चेंज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट इन द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। ये गलत स्टेटमेंट है। बाकी के स्टेटमेंट्स देख लेते हैं, उसके बाद इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, एंजाइम्स कैटालाइज मेनली बायोकेमिकल रिएक्शन। सही है, बिल्कुल। एंजाइम्स हमारे बॉडीज में प्रेजेंट होता है, सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, और एंजाइम्स दे एक्ट एज बायोकैटालिस्ट। हमारी बॉडी में जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहा है उन सबको एंजाइम्स ही कैटालाइज करते हैं। ये सही है। तीसरा है कि को एंजाइम्स इंक्रीज द कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट स्टूडेंट्स। को एंजाइम क्या है? को एंजाइम्स आर सर्टेन सब्सटेंसेस which are weakly bonded to the enzymes। ये क्या करते हैं? एंजाइम के जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, और ये जो को एंजाइम्स है दे आर जनरली द मेटल आयंस। सो ये भी स्टेटमेंट सही है। सो आ जाते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट जो कि इनकरेक्ट है। यहाँ पे बोल रहा है कि कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। गलत है, क्योंकि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आया है दैट मीन्स इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है? वो क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को लो कर देते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको भी जितना कम करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को भी उतना ही एक्सटेंट में वो कम कर देगा। That means it will speed up the forward reaction to the same extent as it will do for the backward reaction. Backward और forward दोनों का जो speed है वो increase कर देगा same extent में। Suppose कि ये एक reversible reaction है, A plus B producing C plus D। तो rate of the forward reaction क्या होगा? It will be proportional to concentration of A into concentration of B. So rate of the forward reaction will be equal to Kf into concentration of A into concentration of B. Kf क्या है? Kf is the velocity constant or rate constant you can say for the forward reaction. In the same manner backward reaction होगा, C और D के बीच में बनेगा A और B. So rate of backward reaction क्या होगा? It will be proportional to concentration of C into concentration of D. So rate of backward reaction will be equal to what? Velocity constant Kb into concentration of C into concentration of D. तो आप देखिए at equilibrium what happens? Rate of the forward reaction becomes equal to rate of the backward reaction. So at equilibrium, so I have written at equilibrium rate of the forward reaction is equal to rate of the backward reaction. That means Kf into concentration of A into concentration of B is equal to Kb into concentration of C into concentration of D. So Kf by Kb will be equal to concentration of C into concentration of D divided by concentration of A into concentration of B. Kf by Kb को हम क्या बोलेंगे? We will call it equilibrium constant K. So this is the expression for the equilibrium constant. So you can see कि जो टेम्परेचर है रिएक्शन का अगर वो चेंज नहीं होता है तो Kf Kb भी अनचेंज्ड रहेगा। दैट मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी अनचेंज रहेगा। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू तब चेंज होगा व्हेन देयर विल बी चेंज इन द टेम्परेचर। सो लॉन्ग द टेम्परेचर इज कांस्टेंट इट रिमेन्स अनचेंज्ड एंड दैट इज व्हाई व्हिच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट हियर? ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट हियर। This question is from NEET exam 2016. This is a very small question. Fog is a colloidal solution of
इनमें से आपको चूज करना है। तो फॉग आपको पता है कि माइन्यूट ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, जैसे फॉग हो गया, मिस्ट हो गया, क्लाउड हो गया, ये सारे एक ही है। माइन्यूट ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर दे रिमेन सस्पेंडेड इन एयर, जिसको हम एरोसॉल बोलते हैं। ठीक है, एरोसॉल में सॉलिड पार्टिकल्स भी गैस में डिस्पर्स रह सकते हैं, जैसे कि स्मोक, डस्ट। जो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसमें स्मोक या तो डस्ट आएगा। गैस इन गैस तो कोलॉइडल सिस्टम ही नहीं फॉर्म करते हैं। गैस इन गैस विल ऑलवेज फॉर्म ए होमोजेनियस मिक्सचर एंड कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर heterogeneous in nature. So third option is the correct option here, liquid in gas. Fog तो है कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस। लिक्विड यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेस है और जो एयर है, एयर यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। लिक्विड यहाँ पे डिस्पर्स फेज है और एयर जो कि गैस है यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम है। सो दिस क्वेश्चन इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम नीट एग्जाम 2016। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द कोएगुलेशन वैल्यूज इन मिलीमोल्स पर लीटर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड फॉर द कोएगुलेशन ऑफ AS2S3 आर गिवन बिलो। AS2S3 आर्सेनियस सल्फाइड, इसका जो सॉल्ट बनते हैं वो नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट बनते हैं। तो जो भी है यहाँ पे कोलॉइडल पार्टिकल्स का चार्ज से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कोएगुलेशन वैल्यू और कोएगुलेटिंग पावर के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन है। तो कोएगुलेशन वैल्यू क्या है वो पहले हम जान लेते हैं। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट जो कि मिलीमोल्स में आपको लेना है, which should be added to 1 liter of the colloidal solution, ताकि उसका कंप्लीट कोएगुलेशन हो जाए। उस वैल्यू को उसका कोएगुलेशन वैल्यू कहा जाता है, उस इलेक्ट्रोलाइट का। अब देखो, इट इज ऑब्वियस स्मॉलर द कोएगुलेशन वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ग्रेटर विल बी इट्स कोएगुलेटिंग पावर। तो यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे AS2S3 का कोएगुलेशन के लिए इस्तेमाल किया गया है, दे आर NaCl, BaCl2 एंड MgSO4, जिसमें जो कोएगुलेशन वैल्यू है सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है NaCl का 52, उसके बाद इसका उससे कम 0.69, इसका सबसे कम MgSO4 का। सो कोएगुलेटिंग पावर किसका सबसे ज्यादा होगा? MgSO4 का। उसके बाद किसका होगा? BaCl2 का। उसके बाद लास्ट में किसका होगा? NaCl का। सो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट 2016 नीट का क्वेश्चन से आज हम वीडियो खत्म करेंगे। सो देखिए इसमें क्या पूछा गया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज एसोसिएटेड विद एब्जॉर्प्शन। ये आपके ऑप्शंस है। डेल्टा G and delta H are negative but delta S is positive, delta G and delta S are negative, delta H is positive, delta G is negative but delta H and delta S are positive, and लास्ट में delta G, delta H and delta S all are negative। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्यों। अब देखिए जैसे ही जो आपके एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर आ करके चिपक जाता है, मतलब दे आर हेल्ड बाय द सरफेस ऑफ द एड्सॉर्बेंट, देन उनका तो रेंडमनेस खत्म हो जाएगा, बिकॉज वो तो एड्सॉर्ब हो गया है एड्सॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर, एड्सॉर्ब हो गया, बाउंड हो गया। रेंडमनेस क्या होगा? रेंडमनेस जो कि एंट्रोपी फैक्टर है वो डिक्रीज करेगा। डिक्रीज अगर करेगा तो डेल्टा एस तो नेगेटिव है। डेल्टा एस अगर नेगेटिव है तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, याद करो क्लास 11 थर्मोडायनामिक्स से। सो डेल्टा एस अगर नेगेटिव है तो बीच वाला साइन क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है। और अगर एब्जॉर्प्शन को ऑकर करना है, कोई भी प्रोसेस जब ऑकर करते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, तो डेल्टा जी इज ऑलवेज नेगेटिव। सो डेल्टा जी तो नेगेटिव होना ही होना है। तो डेल्टा जी नेगेटिव तब हो सकते हैं जब डेल्टा एच नेगेटिव होगा, और डेल्टा एच का वैल्यू जो है टी डेल्टा एस के वैल्यू से ग्रेटर होना चाहिए। सो अल्टीमेटली क्या हुआ? डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस ऑल शुड बी नेगेटिव। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। हर वीडियो में मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर देने के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कंटिन्यू वॉचिंग माय वीडियोस, एंड इट्स अ रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना बच्चे, प्लीज सब्सक्राइब कर दो एंड चैनल को ग्रो होने के लिए मदद करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।